दोस्तों नमस्कार। आप सबको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस नए साल में क्या बदला और क्या बदलेगा, इसकी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। इतना जरूर है कि सिविल सोसाइटी और जनता के अपने मुद्दे एक बार फिर से इस देश के बीच विमर्श के केंद्र में आ जाए, यही सबसे बड़ी नए साल में कामना की जा सकती है। क्योंकि इसके बिना 5 किलो राशन वाली व्यवस्था और उस राशन के साथ साथ चुनावी हिंदुत्व की घुट्टी पिलाने वाले भाषणों वाला सिस्टम, ये दोनों एक साथ लोगों के सामने इस रूप में लाए जाने की प्रक्रिया जिस रूप में आप देख रहे हैं, क्या नए वर्ष में बंद हो जाएगी? देखने वाली बात है। लेकिन नए वर्ष का सबसे बड़ा चुनावी इम्तिहान क्या है? नए वर्ष का सबसे बड़ा चुनावी इम्तिहान पश्चिम बंगाल है। और उस पश्चिम बंगाल के अंदर सियासी रण इस तरीके से सजाया जा रहा है, इस तरीके से सजाया जा रहा है जिस सियासी रण में मौजूदा दौर में क्या बंगाल के अंदर बंगाली अस्मिता जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज गुजरात लॉबी बंगाल के ऊपर भी कब्जा कर लेगी? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और इस सवाल के इर्द गिर्द जब संवैधानिक अंपायर के साथ ममता बनर्जी की पार्टी के पिटीशन, उसके डेलीगेशन और पिटीशन को लेकर जब तू मैं की स्थिति बन गई हो, प्रेस में आकर अंदर की तकरार को सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में मौजूद संवैधानिक अंपायर अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा रहा है। ये मैसेज साफ साफ दिल्ली से चलकर कोलकाता और सिल्लीगुड़ी तक पहुंच रहा है, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर दिल्ली को बंगाल की जरूरत क्यों है? तो दरअसल दिल्ली को बंगाल की जरूरत क्यों है, ये बात अब दबे ढके तरीके से नहीं बल्कि खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हम बंगाल जीतते हैं तो दिल्ली से अगले 25 सालों तक बीजेपी को कोई हिला नहीं पाएगा। यानी पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल बीजेपी को चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए ताकि उन्हें दिल्ली से कोई हिला ना पाए। इसलिए नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बेहतरी हो, इसलिए नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता और पश्चिम बंगाल की विरासत और पश्चिम बंगाल के अंदर आधुनिक दौर के विकास के पैरामीटर से ताल मिलाकर चलने की प्रक्रिया और तेज हो, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि सत्ता और सत्ता के गोदी सेठों को पश्चिम बंगाल के की संपदा पर भी उन्हें काबिज कराया जा सके। और उसके साथ साथ दिल्ली में अगले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गुजरात लॉबी और देश के ऊपर बीजेपी की गुजरात लॉबी हावी रहे, इसके लिए चाहिए। अमित शाह साहब जब ये कह रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल जीत गए तो 25 सालों तक दिल्ली की सत्ता नहीं हिल सकती, तो क्या इसके मायने यही थे? आमतौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम अगर कोई राज्य जीतेंगे तो उस राज्य के विकास में 4 चांद लगाएंगे, उस राज्य के लिए क्या क्या करेंगे, उस राज्य के विकास को किस तरह से नए मानक और नए मानदंडों के साथ स्थापित करेंगे। ये सारी बातें तब हवा हो जाती है जब दिल्ली पर 12 सालों से राज कर रही पार्टी अगले 25 सालों तक राज करने के लिए पश्चिम बंगाल को एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहती है कि बंगाल की कीमत पर दिल्ली में गुजरात लॉबी की सल्तनत को अनवरत रूप से कायम रखा जा सके। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल का जनमानस इसको स्वीकार कर रहा है? आज की तारीख में बंगाल की स्थिति को और बहुत साफ साफ कहें तो बंगाल की डेमोग्राफी क्या है, वहां की जनसंख्या में सामुदायिक भूमिका किस तरह की है, वहां की जनसंख्या का मिजाज क्या है, पश्चिम बंगाल के लोगों का किस तरह का राजनीतिक मिजाज अब तक पिछले 100, 150 या 200 सालों से रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ जो नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि आज की तारीख में पिछले 15 सालों से हम नहीं जानते हैं, 2011 से 2026 आ गया, 15 सालों से हम नहीं जानते हैं कि भारत के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन कितना है, वहां लैंगिक अनुपात क्या है, वहां 18 साल से नीचे के लोगों की जनसंख्या कितनी है, वहां डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, वहां पर ग्रे पॉपुलेशन यानी 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। और साफ कहें
तो नरेंद्र मोदी सरकार जो जनगणना तक नहीं करा पाई, वो पश्चिम बंगाल में बंगाल की विषमताओं को दूर करने की बात करती है। विषमताओं को किस आधार पर दूर किया जाता है? विषमताओं को दूर करने के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है कि आखिर कहां तक सरकार के टॉर्च की रोशनी जानी चाहिए, और वो टॉर्च की रोशनी कहां से आती है? सामाजिक आर्थिक और जनगणना के साथ आती है। कितने बीपीएल, कितने एपीएल, कितने मध्य वर्ग, कितने उच्च वर्ग, किस कम्युनिटी में, किस समुदाय में कितने किस तरह के लोग, लेकिन वो कराए बिना पश्चिम बंगाल को जीतने की बात की जाती है। और जब पश्चिम बंगाल को जीतने की बात की जाती है तो आज की तारीख में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मोटे तौर पर एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 32 से 35% के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, और तकरीबन 65 से 68% के बीच वहां बहुसंख्यक समुदाय की आबादी है, हिंदू आबादी है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी हिंदुत्व के रंग में सभी सराबोर है। क्या ममता बनर्जी और क्या अमित शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या तृणमूल कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस भी चुनाव में उतरेगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस 8-10% वोटों के साथ इस चुनाव में सिर्फ उपस्थिति भर दर्ज कराएगा, ये बात तो करीब करीब तय है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो चुनावी हिंदुत्व जो 2017 और 22 में यूपी में चल गया, 14 और 19 में भी यूपी में चल गया, भले ही 24 में पिछड़ गया यूपी में, लेकिन वो चुनावी हिंदुत्व अनवरत रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात में चल रहा है। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में 2 बार से चल रहा था, इस बार मध्यम पड़ा है। वो मध्य प्रदेश और गुजरात वाला चुनावी हिंदुत्व आखिर पश्चिम बंगाल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कारण क्या है नहीं पहुंच पाने का? तो सबसे पहली बात यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मकसद से तो लगा सकती है, लेकिन उसके कोई सियासी मायने नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बहुसंख्यक समाज के बीच मेजोरिटी अपीजमेंट की, बहुसंख्यक तुष्टीकरण की जो की है, वो पश्चिम बंगाल जाकर कैसे कैसे फेल हो रही है, जरा इस पर नजर डालनी जरूरी है। मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में एक अनुमान के मुताबिक 65 से 68% तक बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदू आबादी है। और हिंदुत्व की राजनीति के लिए कौन कौन सी चाल चली जा रही है? याद रखिए, पश्चिम बंगाल का अल्पसंख्यक बढ़ता नहीं है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें वोट कहां डालना है। वहां कोई ओवैसी की पार्टी कामयाब नहीं होने वाली है, जैसे बिहार के सीमांचल इलाके में हो जाती है। वहां जो बाबरी मस्जिद का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव हार चुके एक नेता हुमायूं कबीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका भी जनमानस के बीच कोई असर नहीं है। बंगाल के अल्पसंख्यकों का बाबर से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा और काली पूजा करने वाला राज्य है। और देखिए बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है। अमित शाह कलकत्ता के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, वहां पूजा करते हैं। और अमित शाह तो पटना में भी 2015 में जाकर के दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर पूजा कर रहे थे। एक होटल के लिफ्ट में भी अटक गए थे, लेकिन लिफ्ट में अमित शाह क्या अटके, उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में बिहार में अटक गई थी। यूं कहे पूरा एनडीए ही अटक गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अटकी थी जैसे 2015 में बिहार में अटकी थी। बिहार में 1/4 की संख्या के नीचे एनडीए रह गया था। पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार घिसटते हुए 1/4 की संख्या को एनडीए ने बस छू लिया था। 294 में 77 सीटें। अब जरा पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुत्व की राजनीति के असर की बात करें तो हिंदुत्व की राजनीति का असर किस तरह से होता हुआ दिख रहा है, उसमें सबसे पहले हिंदुत्व के चुनावी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये जानने जरूरी है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो एक बड़ा बदलाव आया, खासकर मनमोहन सिंह की सरकार के समय से जो एक बड़ा बदलाव आया ग्राम पंचायत लेवल से लेकर, और वो बदलाव बिहार से शुरू हुआ, उसमें जातीय समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बीच में महिला वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक के रूप में सामने आया। इतना मजबूत वोट बैंक जो बिहार में तमाम तरह की नेगेटिविटी जो नीतीश कुमार को लेकर फैली हुई थी उसको निस्तेज कर देता है। बेशक चुनाव के समय 10-10 हजार रुपया दिया जाना ये एक तरह की चुनावी रिश्वत है, लेकिन जब दिल्ली में बैठा हुआ चुनावी अंपायर यानी चुनाव आयोग इस पर लगाम नहीं कस सकता
तो भला बिहार छोड़िए, बंगाल छोड़िए, हर राज्य में हर सत्ताधारी दल यही काम करेगा। अगर नीतीश कुमार गलत नहीं थे तो ममता बनर्जी कैसे गलत हो सकती है? लिहाजा ममता बनर्जी भी आचार संहिता लगने के पहले 10,000 वाली स्कीम की तरह कोई स्कीम लॉन्च करते हुए सामने आ जाए, जिसकी पूरी संभावना है कि वो आएंगी ही आएंगी, तो तय मानिए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वही हाल ना हो जाए जो बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी का हुआ है, कांग्रेस यानी राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव के गठबंधन का हुआ है। पश्चिम बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में है, पश्चिम बंगाल का सिस्टम ममता बनर्जी के हाथ में है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी और सामुदायिक समीकरण ममता बनर्जी के साथ दिखते हैं। और इन सब के बीच जब अमित शाह कालीबाड़ी मंदिर जाते हैं तो ममता बनर्जी एक बड़े बजट के साथ दुर्गा आंगन आयोजित करती हुई दिखती है। दुर्गा आंगन पर ठीक ठाक पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और तो और थोड़ा इससे आगे बढ़कर बात करें तो इसी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा की है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं मंदिर और मस्जिद की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूं। जनता के पैसे का इस्तेमाल या राजनीति अक्सर भूख के मुद्दे पर होनी चाहिए, शिक्षा के मुद्दे पर होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हो रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन घुसपैठिया कौन है? जब ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी से अभिजीत बनर्जी एंड कंपनी जब लिस्ट मांगती है डिलीटेड वोटर्स की कि आप इसमें बताओ घुसपैठिया कौन है, वो लिस्ट नहीं दी जाती है। लेकिन राजनीति घुसपैठिए के नाम पर करनी है। पश्चिम बंगाल का प्रबुद्ध जनमानस जो साफ साफ दिख रहा था कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन से टकरा रहा था, वो भला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, ये सोचना भी मौजूदा दौर में बेमानी लगता है। बेमानी इसलिए लगता है क्योंकि याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव, और उस पिछले विधानसभा चुनाव में दीदी ओ दीदी ये प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से निकली हुई भाषा थी, और पश्चिम बंगाल के जनमानस ने उसका जवाब कैसे दिया था। थोड़ा और अगर वोटों के प्रतिशत के रूप में बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपनी मजबूत और दमदार उपस्थिति दर्ज कराई, क्योंकि तब लेफ्ट फ्रंट का वोट बैंक करीब करीब बीजेपी के साथ जाता दिखा। अल्पसंख्यकों को छोड़ दे तो पूरा का पूरा वोट बैंक जाता दिखा। तब भी भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी 3% आगे थी। और लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में यदि बात करें तब भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों तक पहुंची थी, तो टीएमसी भी बंगाल में 23 सीटों तक पहुंची थी। लेकिन उसके 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से 10% वोट पीछे छूट गई थी। बीजेपी 38% वोटों पर आ गई, 40% से 38% पर, और ममता बनर्जी की पार्टी 43% से 48% की संख्या को पार कर गई। और ये 10% वोटों का अंतर सीटों में कितना बदला? 38% वोटों के साथ बीजेपी 77 सीटों पर और 48% वोटों के साथ ममता बनर्जी 215 सीटों पर। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2000 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 39% वोटों पर थी, पिछले विधानसभा चुनाव के लगभग बराबर, लेकिन 1/3 लोकसभा सीटें उसे गंवानी पड़ी। 18 से घटकर वो 12 पर आ गई। वहीं टीएमसी ने 7 सीटें बढ़ा ली। भाजपा को 6 सीटों का नुकसान हुआ, भाजपा को 6 सीटों का नुकसान हुआ और टीएमसी को 6 सीटों का फायदा हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी 46% वोटों पर थी और भाजपा 39% वोटों पर थी। 7% वोटों का अंतर था। 7% वोटों का अंतर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच था। एनडीए 1/4 से नीचे सिमटा था और महागठबंधन 3/4 के लगभग बहुमत हासिल कर गया था। इस बिहार विधानसभा चुनाव में भी 9% वोटों का अंतर था इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच। इंडिया गठबंधन को 37.5% से थोड़े ज्यादा वोट थे, वहीं 46% के करीब वोट एनडीए गठबंधन को थे। नतीजा यह हुआ एनडीए गठबंधन ने 8.5-9% वोटों के अंतर से बहुत बड़ी जीत दर्ज की, 80% सीटें बिहार के अंदर जीत ली थी।
ममता बनर्जी के साथ जो हिंदुत्व की राजनीति बंगाल में चल रही है, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर आदिवासी चेतना जगाने की कोशिश की, जंगल महल इलाके को जगाने की कोशिश की, मतुआ समुदाय को वोटों के आधार पर खुद से जोड़ने की कोशिश की, राजवंशी समाज को जोड़ने की कोशिश की। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी वेलफेयर स्कीम, जो सो कॉल्ड वेलफेयर स्कीम राज्य सरकारों की चलती है, उसके सहारे ममता बनर्जी घर घर की महिला वोटरों तक सीधा पहुंची हुई थी। अब उस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी को यह साफ साफ दिख रहा है कि जो 32 से 35% के बीच का अल्पसंख्यक वोट है, वो तो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, वो कहीं एक ही तरफ जाएगा। और स्वाभाविक है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है तो एक ही तरफ जाएगा, वो टीएमसी की तरफ जाएगा। लेकिन जो 65 से 68% के करीब वोट है, अब उसमें दावेदारी कैसे है? दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे, वही चेहरा माने जाते हैं। दिलीप घोष यादव समाज से है। स्वाभाविक है कि हिंदू समाज के अंदर जो जातीय और सामुदायिक चेतना है, बंगाल के अंदर उस तरह से नहीं पनपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पनपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह उतना ही सत्य है कि जैसे जैसे वो चेतना पनपेगी, भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें आई थी वो और कम होनी शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वहां अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जाति के नाम से चिढ़ होती है कि अमुक पार्टी जातीय राजनीति करती है, और खुद बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति में सराबोर रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते वो सांप्रदायिकता और जातिवाद यानी हिंदुत्व, अल्पसंख्यक समुदाय से, एक खास अल्पसंख्यक समुदाय से नफरत की बुनियाद पर खड़ा हुआ चुनावी हिंदुत्व और उसके साथ जातीय समीकरण का कॉकटेल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उस कॉकटेल में बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह देखना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी भी हिंदू है, ममता बनर्जी भी महिला है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा अच्छी संस्कृत उन्हें आती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा अच्छा मंत्रोच्चार वो करती हैं, चंडी पाठ वो करती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के संस्कृत का उच्चारण आप सब ने सुना है कि किस प्रकार से, वो भोज्यम वाला उच्चारण तो आप सब ने सुना होगा। खैर, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, राज्य दर राज्य वो वेरी करता रहता है, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हर राज्य का अलग होता है। लेकिन ममता बनर्जी किसी भी चुनावी हिंदुत्व वाले राजनेता से ज्यादा हिंदू है। मोहन भागवत भी गए थे बंगाल, और मोहन भागवत का एक बयान भी आया था कुछ दिनों पहले कि बंगाल में यदि हिंदू एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत सकती है या तृणमूल कांग्रेस वहां पर चुनाव हार सकती है। अब बंगाल में हिंदू एकजुट हो जाएं, किस काम के लिए? गुजरात लॉबी की सत्ता को बंगाल तक पहुंचाने के लिए। क्या बंगाल के हिंदू आज एकजुट नहीं है? दरअसल पूरा बंगाली जनमानस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था प्रकट करता रहा है। 34 साल तक ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का लाल सलाम वाला शासन बंगाल ने देखा है। लेकिन उस लाल सलाम वाले शासन के बाद जब टीएमसी का शासन आया, सत्ता अलीमुद्दीन स्ट्रीट से निकलकर कालीघाट पहुंच गई। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलीमुद्दीन स्ट्रीट की आलोचना करते हुए भी, यानी वाम दलों के शासन की आलोचना करते हुए भी और ममता बनर्जी के शासन की आलोचना करते हुए भी जब 77 से पहले की परिस्थितियों का जिक्र करती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लाभार्थी तो कांग्रेस होती है, क्योंकि 77 के पहले सत्ता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की थी। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी कांग्रेस के शासन की प्रशंसा करती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा से अभिभूत होकर अगर 2-2.5% वोट भी बढ़ा करके ले गई तो तय मानिए कि भाजपा को यदि 50 सीटें आनी होंगी तो वो 20 पर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी के वोट जैसे जैसे बढ़ेंगे, स्वाभाविक है कि वो ममता विरोधी वोटों का बंटवारा और ज्यादा सुनिश्चित करेगी। और ममता विरोधी और टीएमसी विरोधी वोटों के बंटवारे के लिए क्या अमित शाह ने जाने अनजाने इतना बड़ा बयान दे दिया? खैर, आमतौर पर जब चुनावी राजनीति होती है तो चुनावी राजनीति में आखिरी दौर में मुकाबला ज्यादातर सीटों पर आमने सामने का होता है, इक्का दुक्का सीटों पर त्रिकोणात्मक होता है। त्रिकोणात्मक मुकाबला पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को और ज्यादा कमजोर बनाएगा। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी जितनी मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ रही है, उस मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ने की आदत उन्हें हमेशा से रही है। जब वो सत्ता में थी तब भी
और जब वो सत्ता में नहीं थी तब भी। आज वो सत्ता में है। मत भूलिए, 27 साल का संसदीय अनुभव लेकर इस देश के अंदर लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, बहुत बड़ा अनुभव माना जाता है। लेकिन 27 साल का संसदीय अनुभव लेकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल गई थी मुख्यमंत्री पद संभालने। जबकि इस देश के अंदर ऐसे उदाहरण भी रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी कोई पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए या बना दी गई। बिहार और गुजरात दोनों जगह ऐसा देखा गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होने का आदी नहीं रहा है। बंगाल संघर्ष को सलाम करता है, और संघर्ष को सलाम करता है तभी शक्ति की पूजा भी करता है। और शक्ति की पूजा करता है तो चंडी पाठ को सार्वजनिक रूप से भजने वाली ममता बनर्जी भला पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की चुनावी लाइन से उतार दी जाएंगी, भला ये कौन यकीन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी दुविधा यही है कि महिला वोटरों को कैसे चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर लाया जाए, वो भी ममता बनर्जी के रहते हैं। दूसरी चुनावी दुविधा यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक ध्रुवीकरण कैसे कराया जाए, खासकर तब जब पश्चिम बंगाल के अंदर एक भद्रलोक भी है, एक आदिवासी समाज भी है, और दूसरे वर्ग भी है, और उसके साथ साथ हिंदी भाषी और दूसरे राज्यों के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बांग्ला भाषा या बांग्ला उपराष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जनसंघ के जमाने से देती रही है, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदी थोपने की हद तक चली जाएगी? क्योंकि यही चिंता तमिलनाडु से व्याप्त है, और वही परिस्थिति बंगाल के अंदर भी है, क्योंकि बांग्ला साहित्य अपने आप में हिंदी को भी स्वीकार करता रहा है, हिंदी को भी उतना ही सम्मान देता रहा है, लेकिन थोपे जाने वाली प्रवृत्ति किसी भी भाषा की उसके खिलाफ रहा है। बांग्ला साहित्य खुद इतना समृद्ध है, इस देश के अंदर सबसे पहले किसी भाषा में नोबेल पुरस्कार मिला तो बांग्ला के अंदर मिला है, और वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। उस बांग्ला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नागपुर और दिल्ली वाली सियासत, उसमें गुजरात लॉबी की भागीदारी, उसमें कॉरपोरेट का चुनावी कॉकटेल, क्या इन सब के साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को परास्त किया जा सकता है? देखते हैं। कई तरह के चुनावी चक्रव्यूह के बीच अपने आप को ममता बनर्जी ने अब तक एस्टेब्लिश कर रखा है, और इस एस्टेब्लिश होने की प्रक्रिया में, स्थापित होने की प्रक्रिया में कई तरह के झंझावात भी झेले हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए प्रभावी नहीं हो रही है क्योंकि सामने से भारतीय जनता पार्टी है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा हिस्सा जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो ममता बनर्जी को आज की तारीख में बहुत साफगोई के साथ कहे तो उतना पसंद नहीं कर रहा है जितना 2011 में कर रहा था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो चुनौती सामने है, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार, वो ममता बनर्जी को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। अगर कल्पना कीजिए कि ममता बनर्जी के सामने भाजपा की जगह सीपीएम या कांग्रेस होती, तो आज ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में दिखाई देती, क्योंकि तब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच वो डर नहीं होता कि भाजपा आ जाएगी। आज की तारीख में बहुसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्से के भीतर भी डर है, और अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर तो भाजपा को लेकर जो धारणा है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं पश्चिम बंगाल को किसकी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।